ये कहानी दूसरी जंग अजीम के बाद की है। एक औरत जिसका नाम मार्गरीटा था, वो एक पार्क में बैठी थी। वो अपने बेटे के साथ खेल रही थी, मगर यहीं पर एक और आदमी था जो अपने डॉग को बुला रहा था। मार्गरीटा उसकी आवाज़ सुन के सहम जाती है। उसके चेहरे के ऊपर डर साफ नजर आता है और मार्गरीटा फिर वहाँ से उठती है, उसका पीछा करने लगती है। मगर जब उसके पास पहुंचने वाली होती है, वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से जाने लगता है। मार्गरीटा उसे देख रही होती है और उसके चेहरे पे साफ डर नजर आ रहा होता है। और फिर इतनी देर में यहाँ पे एक औरत आती है। वो मार्गरीटा से पूछने लगती है, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? तुम मुझे परेशान लग रही हो। और वो कहती है, मैं ठीक हूँ, और फिर बात को टाल देती है और उसके साथ वहाँ से जाने लगती है। और मार्गरीटा अगली चौक में थोड़ी देर फिर रुकती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। वो अपने हस्बैंड के पास जा रही थी। उसका हस्बैंड एक डॉक्टर था, वो बहुत अच्छा डॉक्टर था। वो मरीजों का ख्याल भी बहुत अच्छे से रखता था। और फिर मार्गरीटा यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाती है और फिर हमें उसका घर दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उनकी ज़िंदगी बहुत सादा थी मगर बहुत खुशहाली थी उनके घर में। वो सब लोग बहुत खुश थे। और फिर उसका हस्बैंड बेटे को स्कूल छोड़ के खुद हॉस्पिटल चला जाता है। और फिर मार्गरीटा भी गाड़ी लेके वहाँ से चली जाती है। असल में वो भी एक स्टोर में काम करती थी। और फिर जब वहाँ पे वो काम कर रही होती है, उसे वही आदमी नजर आता है और वो बिना बताए उसका पीछा करने लगती है। और अब उस स्टोर का मालिक मार्गरीटा को बुलाता भी है, मगर वो उसकी बात भी नहीं सुनती। वो उसका पीछा कर रही थी और पीछा करते करते वो काफ़ी दूर तक चली जाती है। मार्गरीटा अपने सब काम छोड़ छाड़ के उस आदमी का पीछा कर रही थी और उसे आधा दिन गुजर चुका था उस आदमी का पीछा करते करते। और फिर मार्गरीटा ने देखा तो वो आदमी अपने घर पहुंच चुका था। वो शादीशुदा था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। फिर मार्गरीटा उसके घर जाती है और खिड़की से देखती है वो अपनी बीवी के साथ था। और फिर यहीं पे उनका डॉग भौंकने लगता है। मार्गरीटा जल्दी से एक कोने में जाके छुप जाती है और फिर मौका मिलते ही वहां से निकल जाती है। और अब वो घर आती है। घर आने पे उसका हस्बैंड उससे पूछता है, तुम आज कहाँ थी, तुम काम पे भी नहीं थी? मगर मार्गरीटा उसे कुछ भी नहीं बताती और उसका हस्बैंड भी चुप हो जाता है। वो ज्यादा उसकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करता था। और अब रात हो जाती है, मगर रात को उसका हस्बैंड कहता है, मैंने तुम्हें आज से पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा। मगर वो अभी भी चुप रहती है और अभी भी उसे कुछ नहीं बताती। और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें रात को नजर आता है जब वो सो रही होती है, डर के मारे उसकी आँख खुल जाती है। और इसका मतलब यही था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल ही रहा था जिसे वो भूल नहीं पा रही थी, जो उसे परेशान कर रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है वो स्टोर पे काम कर रही थी, मगर उसका ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं था। और फिर वो एक दिन पहले खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत समझ रही थी, मगर जब से वो आदमी उसकी ज़िंदगी में आया था वो सब कुछ बदल चुका था। और फिर इसीलिए वो उस काम को वहाँ पे छोड़ देती है और अब वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे वो आदमी काम करता था। और फिर वहाँ पे खड़ी होकर इंतज़ार करती रहती है। उसे काफ़ी देर बीत जाती है और फिर उन वर्कर को छुट्टी होती है और सब लोग अपने घर की तरफ आने लगते हैं। और अब मार्गरीटा को वो आदमी भी नज़र आ जाता है जिसका वो पीछा करते करते यहाँ पे पहुँची थी। और फिर अपनी गाड़ी को वो थोड़ा सा दूर जाके खड़ा कर देती है और अपनी गाड़ी का बोनट खोल देती है। और जब वो आदमी उसके पास आता है तो उसे कहती है, मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। मगर वो जैसे ही आदमी उसके पास आता है, वो गाड़ी को देखने वाला होता है, वो उस पर हथौड़ी से हमला करती है और वो आदमी बेहोश हो जाता है। और फिर वो उसे गाड़ी की डिग्गी में डाल देती है। वो बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी की डिग्गी में डालती है और इधर उधर देखती है किसी ने देखा तो नहीं। और फिर उसके बाद मार्गरीटा एक वीरान जगह देखती है और उस आदमी को भी वहाँ पे ले आती है। उसे एक गड्ढे में डाल देती है और फिर उसे रस्सी से बांध देती है और अब उसे नीचे उतारती है और उसे गोली मारने वाली होती है। और यहाँ माजा ने कहा, तुम वही हो ना, तुम वही नाजी ऑफिसर हो, तुम वही कॉल ब्लैकनर हो ना? मगर उस आदमी ने कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रही हो। मगर मार्गरीटा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की और मेरी नहीं, मेरे पूरे खानदान की तुमने की है। तुम एक जानवर हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। मगर वो आदमी पूरी तरह से डर चुका था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। और मार्गरीटा यहीं पे रुक जाती है क्योंकि उसे भी लग रहा था हो सकता है ये वो आदमी ना हो, क्योंकि इस बात को 15 साल गुजर चुके थे। और फिर इस बात का यकीन करने के लिए मार्गरीटा उस आदमी की बीवी के पास जाती है। और यहाँ पे मार्गरीटा को कम से कम एक बात पता चल जाती है कि वो दोनों जर्मन थे, मगर उसे ये अभी भी नहीं पता था कि ये वही आदमी। और अब फिर रात हो जाती है, मार्गरीटा अपने घर चली जाती है। वो परेशान थी। उसके हस्बैंड ने उससे पूछा, तुम्हें क्या है? और फिर मार्गरीटा अब उसे सच बता देती है। पहले तो उसका हस्बैंड उस पर यकीन नहीं करता, मगर वो हिम्मत करके उसे बता देती है और कहती है, वो आदमी मेरे पास है, गाड़ी की डिग्गी में है और मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। और फिर इसका शौहर भी जाता है और उस आदमी को गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकालते हैं और फिर उसे बेसमेंट में ले आते हैं और फिर यहाँ पे उसे एक चेयर के साथ बांध देते हैं।
और मार्गरीटा का हस्बैंड उसे पानी पिलाता है। मार्गरीटा ये देख के हैरान थी ऐसा क्यों कर रहा है, पर उसने कहा ये इंसान तो है ना, और तुम्हें वैसे भी अभी पूरी तरह नहीं पता कि ये वही आदमी है कि नहीं। और फिर मार्गरीटा ने अपने हस्बैंड से कहा तुम सोच भी नहीं सकते ये कितने जालिम इंसान है, इन लोगों ने कितने ही बेगुनाह लोगों को मार दिया। ये नाजी सिपाही लोगों को ऐसे मारा करते थे जैसे वो किसी और दुनिया के लोग हों। वो बात कर रही थी होलोकास्ट के दौरान की, जब लाखों यहूदियों को जर्मन सिपाहियों ने गैस चैम्बर में डाल के मार दिया होता है। और फिर ये वो कहानी थी जो आज से पहले उसके हस्बैंड को भी नहीं पता थी। मार्गरीटा ने कभी अपने माजी के बारे में अपने हस्बैंड को नहीं बताया था। उनकी ज़िंदगी खुशहाल चल रही थी, मगर जब से ये आदमी उनकी ज़िंदगी में आया था सब कुछ धर्म भरम हो गया था। और उसके बाद वो पूरी कहानी अपने हस्बैंड को सुनाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि उसकी बीवी ने क्या क्या झेला था। वो एक यहूदी थी और उसने होलोकास्ट के दरमियानी नाजियों का जुल्म देखा था। वो उन्हीं के कैंप में थी। उसने अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदारों को मरते हुए देखा। उसने देखा लोगों को किस तरह से गैस चैम्बर में डाल दिया जाता, और फिर उसके बाद उसने उन लोगों को कभी जिंदा नहीं देखा। और फिर उसने अपने हस्बैंड से कहा तुम ये चाहते हो कि मैं ये भूल जाऊँ, मैं ये नहीं भूल सकती। और फिर ये कहने के बाद वो उसी आदमी की तरफ नीचे जाने लगती है और उसका हस्बैंड उसे रोकने लगता है। और फिर वो बेसमेंट में आ जाती है, मगर उसके पीछे उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वो उस आदमी की जान उससे बचा लेता है। और फिर वो आदमी मार्गरीटा के हस्बैंड से कहता है तुम्हारी बीवी पागल हो चुकी है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। और फिर मार्गरीटा को यहीं पे याद आ जाती है उसकी मासूम बहन जो बहुत ही भोली थी, उसके साथ लेटी हुई थी और वो नाजी कैंप में थी। फिर यहीं पे कुछ नाजी सिपाही आ जाते हैं, और ये सीन क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैं आपको भी नहीं दिखाऊंगा। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है और नाजी सिपाही किस तरह से अपनी हवस पूरी करते हैं, उन्हें किसी पे कोई रहम नहीं था। और फिर वो लोग अपनी हवस पूरी करने के बाद उन लोगों को बेदर्दी से मार देते थे। और यहीं पर मार्गरीटा अपनी बहन की चीखों की आवाज़ सुन के फिर से जाग जाती है। और फिर जब उसके हस्बैंड की आँख खुलती है तो मार्गरीटा बिस्तर पे नहीं होती। अब उसका हस्बैंड बेसमेंट में आता है और उस आदमी को कहता है मुझे लगता है तुम्हें बाथरूम जाना होगा। उसके बाद वो उसे लेके जाता है और फिर वापस आके उसे बांधने लगता है। मगर अब वो आदमी, जब उसका हस्बैंड उसे बांध रहा होता है, वो उसके सर पे मारता है और वहाँ से भागने लगता है। और फिर इतनी ही देर में मार्गरीटा भी इसी बेसमेंट की तरफ आ रही होती है। वो उस आदमी को देख लेती है और दरवाज़ा बंद कर देती है, मगर वो आदमी ज़ोर से धक्का देता है और दरवाज़ा खोल देता है और मार्गरीटा नीचे गिर जाती है। मगर फिर यहीं पर मार्गरीटा का हस्बैंड पहुंच जाता है। वो उस आदमी को नीचे गिरा देता है जब वो दरवाज़ा खोलने वाला होता है, मगर ये सारा शोर शराबा उनके पड़ोसी सुन लेते हैं और वो बाहर आ जाते हैं। मार्गरीटा बाहर जाती है और बहाना कर देती है, जिसकी वजह से उसका पड़ोसी भी मान जाता है और वापस चला जाता है सोने के लिए। और फिर उसके बाद उसको और रस्सियों के साथ बांध दिया जाता है, जिससे वो आदमी कभी नहीं भाग पाएगा। और फिर मार्गरीटा के हस्बैंड ने उससे पूछा तुम क्या करना चाहती हो, अगर ये आदमी वो ना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, क्या हम इसे मार डालेंगे। मगर अब वो दोनों फंस चुके थे। अगर वो उसे आज़ाद करते हैं तो वो पुलिस को बता देगा, अगर उसे आज़ाद नहीं करते तो वो मुजरिम बनते हैं, और अगर वो आदमी नहीं होता जिसे वो समझ रहे हैं तो फिर भी गलत है। और अब मार्गरीटा ने कहा जो भी हो तुम्हें मेरा साथ देना है, और उसका हस्बैंड मान जाता है। और अगले दिन वो बेसमेंट के दरवाजे पे कपड़ा बांध देता है, अब जिसकी वजह से वो शोर उस बेसमेंट से बाहर नहीं जाने वाला था। और फिर अगले दिन मार्गरीटा जाती है, एक पुरानी शराब की बोतल उठाती है और उस आदमी को पिलाने लगती है। असल में वो ये सोच रही होती है इसे जब शराब का नशा चढ़ जाएगा तो ये सच बोल देगा, और वो उसे बहुत शराब पिलाती है। और फिर उसके बाद उससे बातचीत शुरू करती है, मगर वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता, वो कोई और आदमी होगा, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब वो उसे जर्मन में बात करती है और वो आदमी चौंक जाता है, मगर वो फिर भी नहीं मानता। वो कहता है मुझे जर्मन नहीं आती। मगर फिर यहीं पर वो चीख चीख के कहता है कि मेरा नाम थॉमस स्टर्ले और मैं एक अमेरिकन हूँ, मैं कोई जर्मन नहीं हूँ। और फिर मार्गरीटा उसे यहीं पे याद करवाती है, तुम कैसे भूल सकती हो, तुम्हें याद होना चाहिए, तुमने हम सब की ज़िंदगी बर्बाद की थी, तुमने कितने बेगुनाह लोगों को मार दिया था, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, तुम वही शख्स हो, तो ये मैं साबित करके रहूँगी। और फिर अब उसका हस्बैंड घर आ चुका था। मार्गरीटा उसे बताती है वो बहुत छात्र है, मैंने उसे शराब भी पिलाई, वो नशे में भी है, मगर फिर भी बात नहीं मानता। और उसके हस्बैंड ने कहा तुम रुको, मैं उससे जाके पूछता हूँ। और फिर वो खुद बेसमेंट में जाता है उससे पूछने के लिए। और अब वो मार्गरीटा के हस्बैंड को भी यही कहता है कि मैं एक अमेरिकन हूँ, मैं कोई जर्मन सिपाही नहीं हूँ, तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। और फिर मार्गरीटा ने देखा तो दरवाजे के ऊपर इसी शख्स की बीवी होती है और उसके साथ पुलिस भी होती है।
और फिर पुलिस वाले ने कहा आपने बताया था आप थॉम स्टार्ले के दोस्त हैं, असल में हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, वो 2-3 दिन से गायब हैं, घर नहीं आए। और फिर ना चाहते हुए भी मार्गरीटा उन्हें अपने घर में बुला लेती है और फिर यहीं पे वो पुलिस वाला उससे पूछता है आप उन्हें कैसे जानती हैं। और मार्गरीटा यहाँ पे घबरा जाती है मगर फिर भी वो बहुत इत्मीनान से जवाब देती है और कहती है ज़्यादा नहीं, हम लोग बस एक ही कंपनी में काम करते हैं। वो काम पे नहीं आ रहे थे 2-3 दिन से, बस यही पता करने के लिए उनके घर पे गई थी। और ये जवाब सुन के उस पुलिस वाले को इत्मीनान हो जाता है। और फिर यहीं पे मार्गरीटा का शौहर ऊपर आ जाता है। वैसे तो वो घबरा जाता है मगर फिर भी जाहिर नहीं करता। और अब वो हंसी मजाक में कहने लगता है एक डॉक्टर के लिए बेसमेंट की सफाई करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। और यहाँ पे मार्गरीटा भी थोड़ी सी स्माइल देती है जिसकी वजह से और भी उन्हें इत्मीनान हो जाता है। और पुलिस यहाँ से तो चली जाती है मगर ये दोनों बुरी तरह से घबरा चुके होते हैं। इसके हस्बैंड ने कहा तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा। और फिर अगले दिन मार्गरीटा फिर उसी आदमी की बीवी से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पे इधर उधर की बातें करती है, उसके बच्चे के बारे में बातें करती है और उनके माजी के बारे में बातें करती है। यहाँ पे वो बहुत सारी बातें करती है ताकि उन्हें कोई शक ना हो। और फिर उसी रात वो अपनी बहन को फिर से याद करके रोने लगती है। उसका हस्बैंड कहता है उसे भुलाने की कोशिश करो, वो वक्त बीत चुका, सबके लिए बुरा था। मगर वो उससे कहती है उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है, मैं उसे जितना बुलाती हूँ मुझे उतना याद आती है। और फिर बेसमेंट में इस आदमी को गन नज़र आ जाती है, ये एक एक इंच करके उसकी तरफ बढ़ता है। और मार्गरीटा यहाँ पे एक बार फिर से आती है मगर उसे नहीं पता होता इस इंसान के हाथ में गन है। वो उस पर फायर करता है मगर वो उसे नहीं लग पाती। मगर अब मार्गरीटा को पूरा यकीन हो जाता है कि ये वही इंसान है। और फिर उसके बाद वो सब कुछ उसे याद आता है और वो अपना आप खो देती है। वो उससे गन छीन रही होती है मगर ये इसी दौरान उसे एक रिंग नज़र आती है। वो उसे उतारने के लिए कहती है मगर वो आदमी उसकी बात नहीं मानता और वो उससे ज़बरदस्ती करती है और उसे कहती है तुम्हारा आखिरी चांस है। फिर उसके बाद उसकी उंगली काट देती है वो। और उसके बाद जब उसने देखा तो वो किसी यहूदी की रिंग थी। असल में ये सितारा यहूदियों का था तो साफ साफ पता चल रहा था ये किसी यहूदी की है। और फिर अब उसका हस्बैंड भी नीचे आ जाता है, उस आदमी को इस हाल में देखता है और उसे पट्टी बांधने लगता है। मार्गरीटा जाती है और उसे कहती है तुम इस आदमी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मगर उसका हस्बैंड कहता है बस करो बहुत हो चुका, और उसे धक्का देता है और फिर उसे थप्पड़ मार देता है। मार्गरीटा थप्पड़ खाने के बाद वहां से भाग जाती है। वो अकेले सड़क पे चल रही थी और उन यादों को याद कर रही थी। उसे सब कुछ याद आ रहा था और उन्हें याद करके रो रही थी। असल में वो उन यादों से बाहर आना चाहती थी, उन सब बातों को भुलाना चाहती थी मगर वो बातें उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। असल में वो खुद को कसूरवार समझती थी। वो समझती थी कि उसने अपनी बहन की जान नहीं बचाई। वो खुद वहाँ से भाग गई थी और उसने अपने घर वालों को मरता हुआ छोड़ दिया उन भेड़ियों के आगे। और फिर काफ़ी देर के बाद वो वापस आती है और उसका हस्बैंड उससे माफ़ी मांग लेता है। वो उसे कहता है मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मगर उसने कहा कोई बात नहीं। और फिर वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और फिर उसके हस्बैंड ने कहा वो सच नहीं बताएगा, हमें क्या करना चाहिए। फिर उसकी बीवी ने कहा हम उसे एक वीरान जगह पे ले जाते हैं और जब उसे पता चलेगा ये लोग मुझे मारने वाले हैं तो वो खुद ब खुद सारा सच बता देगा। और फिर ये लोग ऐसा ही करते हैं, उसे वीरान जगह पे ले जाते हैं। मार्गरीटा उसे गन पॉइंट पे ले लेती है और उसे सच कहने को कहती है मगर वो अभी भी नहीं कह रहा होता। और फिर उसे वो हर एक चीज़ याद करवाती है। और फिर अब वो शख्स अब मान चुका था। उसने कहा हाँ मैं वही नाजी हूँ और मुझे हर एक बात याद है, मुझे कुछ भी नहीं भूला। और मार्गरीटा ये हकीकत सुन के टूट जाती है, वो पागल हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। और फिर मार्गरीटा यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से रोती है और उसका हस्बैंड उसके पास आता है। और अब इस आदमी ने हर एक चीज़ का एतराफ़ किया मगर उसने कहा आज मैं बहुत अच्छा इंसान बन चुका हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी है। और वो आदमी अपने बच्चों को याद करके रोने लगता है और मार्गरीटा उसकी तरफ देख रही होती है मगर इतनी ही देर में उसका हस्बैंड उस आदमी को गोली मार देता है। मार्गरीटा को समझ नहीं आती, वो कहती है तुमने क्या किया। शायद मार्गरीटा उसे मारना नहीं चाहती थी, वो तो बस सच जानना चाहती थी। मगर उसका हस्बैंड उसे कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप उस पर मट्टी डालने लगता है। और फिर मार्गरीटा भी उसके साथ मट्टी डालने लगती है। और फिर उसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं। और फिर उसके बाद ये बेसमेंट की सफाई करते हैं और तमाम सबूतों को मिटा देते हैं। और फिर यहीं पे उसका हस्बैंड रोने लगता है। उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मैं लोगों की ज़िंदगी बचाता हूँ मगर आज मैंने एक इंसान की ज़िंदगी ले ली। और मार्गरीटा उसे हौसला देती है और उसे कहती है तुमने कुछ गलत नहीं किया, वो इंसान शायद इसी काबिल था। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आते हैं। और फिर हमें वही औरत दिखाई जाती है, वो आज भी अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही होती है मगर उसे नहीं पता उसका हस्बैंड कभी वापस लौट के नहीं आने वाला।
और अब उसके हस्बैंड के किए की सज़ा उसे मिल चुकी थी, मगर उसके बच्चों को किस चीज़ की सज़ा मिली थी ये कोई भी नहीं बता सकता। और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।